यूपीएमपी बॉर्डर पे एक राज्य का नाम है महोबा। क्या नाम है? पूरा इलाका हुआ करता था, एक एग्जैक्टली कोई जगह नहीं है महोबा, पूरा एक इलाके को महोबा बोला करते थे। वहां महोबा का एक राजा, उस राजा का नाम है परमार्दी देव चंदेल। क्या नाम है? परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल की पृथ्वीराज की कोई आपस में थोड़ी मोदी बनती नहीं थी। और एक बार पृथ्वीराज चौहान की सेना किसी और युद्ध से भाग लेके महोबा क्रॉस करके आ रही थी। महोबा किसका राज्य? परमार्दी देव चंदेल का। उसको पता चला किसकी सेना जा रही है, पृथ्वीराज की, तो उसकी बाकी सेना निकल गई थी। उसके कुछ घायल सैनिक थे जो पीछे पीछे आ रहे थे। भाई घायल सैनिक धीमे चलेंगे, परमार्दी देव चंदेल उन घायल सैनिकों को पकड़वा के मरवा देता है। तो पृथ्वीराज ने कहा यार मेरे तो घायल सैनिक थे, तेरे साथ कोई पंगा भी नहीं ले रहे थे, तूने फालतू में उनको मरवा दिया। इस चक्कर में इनके बीच लड़ाई हुई। क्यों लड़ाई हुई बताओ? घायल सैनिकों को मरवा दिया किसने? किसके? लिखो कारण। किसके घायल सैनिकों को मरवा दिया? तो इस बात में पृथ्वीराज गुस्सा आता है। पृथ्वीराज जाके लड़ाई करता है, हराता है परमादेव चंदेल को। बहुत भयंकर लड़ाई होती है, बहुत भयंकर को बोलते हैं तुमुल। भयंकर क्या बोलते हैं? खून खराबे वाली लड़ाई, रक्त रंजित जो लड़ाइयां होती है उनको क्या बोलते हैं? तुमुल। तुमुल कोई नाम नहीं है, आप किसी लड़ाई को तुमुल बोल सकते हो। आप कह सकते हो हल्दी घाटी का युद्ध एक तुमुल युद्ध था, खानवा की लड़ाई एक तुमुल लड़ाई थी। आगे बात समझ में? तो महोबा, महोबा के अंदर जाके लड़ाई, इसलिए युद्ध का नाम क्या हो गया? महोबा का युद्ध। खून खराबे वाली लड़ाई थी, नाम क्या हो गया? तुमुल का युद्ध। किस किस के बीच में? क्यों हुई? लाइन चेंज करके लिखो। पृथ्वीराज भाई उस समय चौहान, पहले प्रतिहार बड़ी पावर थे, अब बड़ी पावर कौन हो गए? चौहान। तो बाकी वाले लोग किसके अंडर में आ गए? चौहानों के। तो आमेर का एक कछवाहा, उसका नाम क्या है? पंजवन राय कछवाहा, ये भी साथ में गया। तो पृथ्वीराज जब युद्ध जीता, तो जीतने के बाद उसने महोबा पे कब्जा किया, और महोबा पे कब्जा करके महोबा किसको सौंप दिया? किसको सौंप दिया? इसी लाइन में कंटिन्यू करो। पर इस लड़ाई को इन सब लोगों के लिए याद नहीं किया जाता, इस लड़ाई को याद किया जाता परमार्दी देव चंदेल के दो बहादुर सेनापतियों के लिए। उन सेनापतियों के नाम थे आलाह और उदल। क्या नाम थे? लिखो, परमार्दी देव चंदेल के सेनापति। कमांडर्स ऑफ परमार्दी देव चंदेल। ऐसा कहते हैं भाई, आला और उदल है ना, पहले परमार्दी देव चंदेल से नाराज थे। तो परमार्दी देव चंदेल का राज्य छोड़ के दोनों चले गए थे कन्नौज। कहां चले गए थे? कन्नौज में उन दिनों एक राजा राज कर रहा था, जयचंद। कौन था? तो ये किसके राज में नौकरी करते थे? जयचंद की। कहां पे? कन्नौज में। कौन? आला और उदल। किसे नाराज होके? परमार्दी देव चंदेल। जब ये आक्रमण हुआ ना पृथ्वीराज वाला, तो परमार्दी देव चंदेल को पता चला कि मेरे पर अटैक करने के लिए कौन आ रहा है? पृथ्वीराज। तो उसने आला उदल को मैसेज किया, आला उदल सॉरी, गलती हो गई मेरे से, और अभी अपने देश को आवश्यकता है, तुम दोनों मेरी तरफ से लड़ने के लिए आओ। अलाउद्दीन ने मना कर दिया, भाई हम तो नहीं जा रहे। पहले तो लड़ाइयां करता है, पहले तो रखता नहीं है, अब जरूरत पड़ी है तो हमें बुला रहा है। ये बात अलाउद्दीन की मम्मी को पता चली। अलाउद्दीन की मम्मी उन्हें बुलाकर समझाती है कि ना बेटा, जब देश पर खतरा हो तो आपस की लड़ाइयां भूल जानी चाहिए। क्या कहा बताओ? आपस की लड़ाइयां, देश का खतरा टल जाएगा तो वापस लड़ लेंगे आपस में। भाइयों भाइयों की लड़ाई होती ही थी, कब नहीं हुई? किसके बीच में नहीं हुई? लेकिन जब तीसरा पक्ष आता हो, तीसरी पार्टी लड़ने के लिए आती हो, तब आपस में दोनों को लड़ना। पर माता ये हमें निकाल देता है वहां से, हमारे साथ इसकी बनती नहीं है। मम्मी ने वापस कहा कि कौरवों और पांडवों में आपस में लड़ाइयां चलती रहती थी। कौरव 100 थे, पांडव 5। एक बार 100 कौरवों को दुश्मनों ने पकड़ लिया। कुंती को यह बात पता चली। कुंती ने अपने 500 पांडवों को आगे, जाओ कौरवों को छुड़ा कर लाओ। भीम ने कहा मां दिमाग खराब है, ये डेली प्लान बनाते हैं 100 के 100 कि हम 5 को कैसे मारना है। आज ये दुश्मन की पकड़ में है, मैं तो चाहता हूँ दुश्मन मार दे तो ठीक रहे, और तू कहती है हम इनको छुड़ा के लेके आए। कुंती उनको कहती है कि बेटा, जब हम आपस में लड़ते हैं तब वो 100 है और तुम 500, लेकिन जब कोई तीसरा लड़े तब हम 105 है। वही हम पंचम अधिकम शतकम, हम 105 हो जाते हैं। तीसरा पक्ष हमारी कमजोरी का फायदा कभी भी उठाना। जाओ तुम छुड़ा के लाओ। पांडव जाते हैं, कौरवों को छुड़ा के लाते हैं। ठीक वैसे अभी जब भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ी हुई थी, हमारी सारी पार्टियों ने कहा कि लड़ाइयां बाद में करेंगे, एक बार हमारा पूरा समर्थन सरकार को है, सरकार को जैसा करना है वैसा किया जाए। तो घर की लड़ाइयों का फायदा को तीसरा आदमी उठाना नहीं चाहिए। इसलिए आज भी ना गांव के अंदर कोई दो भाई भाई लड़ते हो तो तीसरा छुड़वाने के लिए नहीं जाता, कि क्या पता जाऊं ये दोनों एक हो जाए तो कूट काट दे भाई साहब, ध्यान रखना पड़े। फिर आला और उदल आते हैं, इस युद्ध के अंदर लड़ते हैं। तो इस युद्ध को वास्तव में किसके लिए याद किया जाता है? अलावा बड़े बहादुर व्यक्ति हुए थे। एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खोप खाए मर जाए। क्या है? एक को मारे दो मर जाए, तीसरा खोप खाए मर जाए। एक को मारते थे, दो मर जाते थे, तीसरा तो उनके डर के मारे मर जाता था।
एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खोप खाए मर जाए। तो वो कौन हुए थे? आला और उदल। कौन से युद्ध के सेनापति थे? महोबा। कौन से युद्ध के? महोबा। महोबा युद्ध का एक और नाम? महोबा का राजा कौन था? परमार्दिदेव चंदेल। क्यों लड़ाई हुई पृथ्वीराज से इसकी? पृथ्वीराज ने कब्जा करके किसको महोबा सौंपा? पंचवंत राय कछवाहा को। पंचवंत राय कछवाहा कहां का था? अगला लिखो, नागौर का युद्ध। कब हुआ नागौर का युद्ध? 1184। किस किस के बीच में? पृथ्वीराज और भीम सेकंड चालुक्य। चालुक्य कहां के राजा थे? कहां के राजा थे? गुजरात। एक तो लड़ाई का कारण यह है कि चौहानों चालुक्यों के बीच में बनती नहीं, पहले से लड़ रहे थे। अरुणराज जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों से लड़ा था। उसके बाद में अजय, वो आपका विग्रास था, वो फिर कुमारपाल से लड़ा था। तो उनके बीच लड़ाइयां पहले से चल ही रही थी। सोमेश्वर के टाइम में चालुक्यों से लड़ाइयां इसलिए नहीं हुई क्योंकि सोमेश्वर का ननियाल था, और सोमेश्वर वही ननियाल में पला पड़ा था। पृथ्वीराज के टाइम में वापस लड़ाइयां हो गई। पृथ्वीराज ने कहा, भाई पापा का ननियाल था, मेरा थोड़ी, लड़ लेंगे क्या वापस। अच्छा, इनके बीच लड़ाई का एक कारण ये हुआ कि कोई आबू में उस समय परमारों का राज था। कहां पे? आबू में किसका राज था? परमार। और परमारों की एक राजकुमारी थी, उसका नाम था इच्छिनी देवी। क्या नाम था? और इन दोनों की इच्छा थी कि इसे ब्याह कर ले। किसे ब्याह कर ले? लेकिन इच्छा पूरी हुई पृथ्वीराज की। इस चक्कर में वो नाराज चल रहा था भीम सेकंड, तो थोड़ी तनातनी थी, इस चक्कर में लड़ाई हो गई। पहले से करना तो चाह ही रहे थे, ये मौका मिल गया। लिखो कारण। हेडिंग डालो, चौहान गहडवाल विवाद। चौहान गहडवाल डिस्प्यूट। पृथ्वीराज वर्सेस जयचंद। कन्नौज का राजा कौन था? जयचंद। जयचंद गहडवाल वंश का था। कौन से वंश का था? पृथ्वीराज कौन से वंश का था? चौहान। तो चौहानों और गहडवालों के बीच में विवाद हुआ था। तो चौहान और गहडवालों के बीच में विवाद हुआ, तो कौन कौन से दो राजाओं के बीच विवाद हुआ? पृथ्वीराज और जयचंद। जयचंद कौन से वंश का? गहडवाल। कौन से वंश का? गहडवाल। कहां का राजा? कन्नौज। कन्नौज कहां पड़ता है? यूपी। एक तो कहते हैं कि भाई जयचंद दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। कहां कब्जा करना चाहता? दिल्ली। जबकि चौहानों का यह मानना था कि दिल्ली वाले तोमर हमारे अंडर में, तो दिल्ली वाले तोमरों से हम टैक्स लेंगे। और जयचंद चाह रहा था कि वो दिल्ली का टैक्स लेना शुरू कर दे। पृथ्वीराज को जब ये बात पता चली कि जयचंद कहां पर कब्जे की सोच रहा है, तो ये दिल्ली जाके बैठ ही गया था। इसने दिल्ली पे कब्जा ही कर लिया। विगराज ने तो तोमरों को सामंत बना के रखा था, ये तो खुद ही चला गया कि लो मैं चलता हूँ। एक तो लड़ाई किस चीज को लेके थी कि तोमरों के बाद में दिल्ली चौहानों के पास आएगी, तोमरों के बाद में दिल्ली गहड वालों के पास में जाएगी। लिखो, एक नंबर लिखो। अभी देखो, मैंने एक पिछला युद्ध बताया था, महोबा का युद्ध। उसके दो सेनापति कौन कौन बताए थे? तो मैंने बताया था आला और उदल परमार्दिदेव चंदेल से नाराज होकर किसके पास चले गए थे? जयचंद। बाद लड़ने के लिए वापस आए थे, बताया अभी। तो जब वो लड़ने के लिए आए तो जयचंद को जाके उन्होंने कहा कि भाई राजा, हमारे खुद के राज्य पर आक्रमण हो गया और हम हमारे राज्य की सहायता करने के लिए जा रहे हैं। जयचंद ने पूछा, भाई किसने अटैक किया? क्योंकि पृथ्वीराज ने अटैक किया। पृथ्वीराज के जयचंद की आपस में बनती, तो जयचंद ने कन्नौज की सेना भेज दी थी महोबा की सहायता के लिए। तो पृथ्वीराज इस बात से नाराज था कि यार मेरी लड़ाई महोबा वालों से, सहायता कौन कर रहा है? फालतू में दाढ़ भात में मुसलचंद, अपना क्या लेना देना है। देखो 2 नंबर। एक कहानी ये बताई जाती है कि जयचंद की एक राजकुमारी थी और राजकुमारी का नाम था संयोगिता। क्या नाम था? राजकुमारी संयोगिता। और कहते हैं कि पृथ्वीराज और संयोगिता दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। और संयोगिता ने जाके अपने पिताजी कहा कि मैं शादी करूंगी तो किससे करूंगी? और जयचंद ने कहा दुश्मन ही मिला तेरे को, ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन से शादी नहीं की जा सकती। संयोगिता ने कहा कि मोहब्बत ये सब चीजें कहाँ देख पाती है। जयचंद को लगा कि संयोगिता पृथ्वीराज से शादी कर ले, उससे पहले संयोगिता का विवाह दूसरे से किसी से कर दिया जाए। तो कहते संयोगिता के लिए स्वयंवर रचा गया। क्या रचा गया? स्वयंवर। स्वयं मतलब खुद, वर मतलब पति। अपना पति खुद चुनती थी राजकुमारियां, इसलिए उसको क्या बोलते थे? और भारत के तमाम राजकुमारों को, राजाओं को लेटर लिखे गए कि राजकुमारी संयोगिता अपने अपने वर को चयन करना चाहती है। आप जो जो अपने को इस पद के लिए उपयुक्त समझते हैं, अपना रिज्यूमे लेकर पधारे। भारत के तमाम राजा और राजकुमार वहां पर आए, एक बड़े से हॉल में सबको बिठाया गया। पृथ्वीराज को नहीं बुलाया गया। उल्टा कहते हैं जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई और मूर्ति बनवा के उसको गेट कीपर वाली जगह पर खड़ा कर दिया कि इसकी औकात मेरा गेट कीपर बनने की, मेरी बेटी से शादी करने की। संयोगिता को वरमाला दी गई कि ये बाकी राजकुमार और राजा बैठे, तुम्हें जो पसंद आए उससे तुम शादी कर सकती हो। संयोगिता एक एक से ज्यादा के पूछ रही थी। भाई सवाई जयसिंह के दरबार में यूरोपियन विद्वान कौन कौन थे?
क्वेश्चन पूछे उसने, है ना, पुंडरीक विठल की 4 किताबों के नाम बताओ, है ना, यूक्लिड ने कौन कौन सी किताबों के अनुवाद किए थे, लेकिन एक भी आदमी को सभी सवालों के जवाब। तो शिवंगिता कमरे से बाहर निकली, हॉल से बाहर निकली, बाहर जो मूर्ति लगी हुई थी, कहते उस मूर्ति को उसने माला पहना दी कि मैं इसी से प्रेम करती हूँ, इसी से शादी करूंगी। और कहते पृथ्वीराज बाहर अपनी सेना लेके तैयार खड़ा था, वो शिवंगिता को लेके वहां से चला जाता है। पृथ्वीराज की सेना और जयचंद की सेना आपस में लड़ती है, पृथ्वीराज की सेना उसमें जीत जाती है। इसलिए भी नाराज था कि पृथ्वीराज ने उसकी बेटी शिवंगिता का अपहरण करके उससे विवाह कर लिया था। लिखो, अब ज्यादातर इतिहासकार ये कहते हैं कि ये बात सही नहीं है भाई साहब। और भारत में क्या है, प्रेम कहानियां थोड़ी ज्यादा पॉपुलर होती है, इसलिए किसी ने बात लिखी और बाद में धीरे धीरे पॉपुलर हो गई, बाकी ऐसी कोई भी बात हुई नहीं थी। ज्यादातर इतिहासकार डिनाई करते हैं, क्योंकि ये लिखने वाला है चंद बरदाई। किसने लिखी है? चंद बरदाई के अलावा दूसरा कोई लिखता नहीं इस बात को। तो ज्यादातर ने कहा कि ना ना, ये बात सच्ची नहीं है। भारत में थोड़ी लव स्टोरियों को नमक मिर्च लगा के बताया जाता है, तो लोगों में पॉपुलर हो जाती है थोड़ी। पर एक इतिहासकार है दशरथ शर्मा। कौन है? वो कहते ना हुई थी, मैं वही था, उधर ही था। कोई हमारा कोई मॉडर्न हिस्टोरियन इस बात को स्वीकार करता है तो कौन करता है? तो ये जो लाइन लिखे हैं तीसरी, इसी के ब्रैकेट में लिखो। अपने पड़ोसियों से पृथ्वीराज की लड़ाई चल रही है, उसकी लड़ाई महोबा के चंदेलों से चल रही है, गुजरात के चालुक्यों से चल रही है, और कन्नौज के गहड़ वालों से चल रही है। दुश्मनों के लिए, बाहरी दुश्मनों के लिए टाइम सबसे उपयुक्त था। और इसी टाइम में गजनी की तरफ से अटैक हो रहे थे। इस बार गजनी की तरफ से एक आक्रमणकारी आता है, मोहम्मद गौरी। कौन आता है? लिखो, त्राइन का पहला युद्ध। किस किसके बीच में बताओ देखे? पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कहाँ का रहता था? गजनी वाले अटैक तो कर ही रहे थे। हमने जो कितने अटैक पढ़े, गोविंद थर्ड का महमूद गजनवी से पढ़ा, इब्राहिम का दुर्लभ राज से पढ़ा, साहबुद्दीन का बाद में आपके विगराज से पढ़ा, बगुली शाह का पृथ्वीराज से पढ़ा, गर्जन मातंगों का अजयराज से पढ़ा, तुर्कों का बाद में अरुणराज से पढ़ा, खुसरो शाह का विगराज से पढ़ा। लगातार अटैक पर अटैक हो रहे थे। इस बार जो अटैक करने के लिए आया वो कौन है? मोहम्मद गौरी। लिखो कारण। 1191 में ऐसा क्या कारण बना था? आपने पंजाब में एक जगह पड़ती है बठिंडा। कौन सी जगह? बठिंडा को तब बोलते थे तबर हिंद। क्या बोलते थे? तो इसने, गौरी ने तबर हिंद पर कब्जा कर लिया था। कहां कब्जा कर लिया? तबर हिंद मतलब आज का। लिखो, गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। गौरी कैप्चर तबर हिंद, ब्रैकेट में बठिंडा लिखना भाई। गौरी ने तबर हिंद पर अधिकार कर लिया था। किस पे अधिकार कर लिया? अच्छा, अब वो अफगानिस्तान से आगे बढ़ा, पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से भारत वाले पंजाब के अंदर घुस गया, और पंजाब में अपनी बठिंडा जगह थी, बठिंडा क्या बोलते थे? तबर हिंद। तो उसने कहां पर कब्जा कर लिया? तबर हिंद। पृथ्वीराज बैठा दिल्ली। अब एक आदमी बैठा पंजाब, एक आदमी बैठा दिल्ली, यदि दोनों आमने सामने चलेंगे तो हरियाणा में भिड़ेंगे। दिल्ली से इधर हरियाणा, पंजाब से इधर भी हरियाणा, तो हरियाणा में दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लड़ाई का नाम क्या है? तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? किस किस के बीच में? क्योंकि पृथ्वीराज गौरी कहां पे कब्जा करके बैठ गए, और पृथ्वीराज का ये मानना था इलाका मेरा, तू यहाँ पर कब्जा नहीं कर सकता। लड़ाई भी लड़ाई में पृथ्वीराज जीत जाता है। लिखो, दिल्ली का एक सेनापति साथ में गया था पृथ्वीराज के, उसका नाम था गोविंदराज तोमर। क्या नाम था? बस तोमर दिल्ली के थे। गोविंदराज तोमर कहाँ का था? कहाँ का था? दिल्ली। और गोविंदराज तोमर जो है, वो गौरी के बर्छा मारता, बर्छा हथियार होता है, बर्छा मारता, आगे वाला दांत तोड़ देता है। इस युद्ध में गौरी घायल हो गया था। गौरी घायल करने वाला कौन था? देखो, किसको घायल कर दिया था? किसने? तो कहते भाई गौरी को पकड़ के लेके, गौरी को पकड़ के लेके पृथ्वीराज के सामने दरबार में पेश किया। पृथ्वीराज ने पूछा कौन है भाई ये? साहब ये गौरी। क्या पता यही गौरी है? गोविंदराज ने कहा दांत आगे वाले टूटे हैं, मैंने तोड़े थे इसके कल। पूछा गौरी से, हाँ भाई गौरी बता, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बता तेरे साथ क्या? गौरी ने कहा मैं काली गां हूं तुम्हारी, मुंह में तिनका लेके माफी मांगता हूं। कैसे माफी मांगता हूं? मुंह में घास, घास। पहले आपने सबसे बड़ी माफी थी, यदि मुंह में कोई घास का तिनका ले ले, छोड़ दिया जाए। घास का तिनका गाय खाती है, यदि कोई मुंह में गाय का घास का तिनका लेता है, इसका मतलब खुद को क्या मान रहा है? गाय, और अपने यहाँ गाय को मारते। तो उसने कहा मैं तो घास का तिनका लेके माफी मांगता हूँ, गलती भी बापूड़ा, दोबारा तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं, आजा जान बख्श दे। और पृथ्वीराज ने कहा छोड़ दो, भाग जा रहे हैं यहाँ से। मंत्रियों ने कहा पृथ्वीराज क्या कर रहा है, जेल में डालो ना इस आदमी को, या मार मूर दो इसको, वरना थोड़े दिन बाद में वापस अटैक करने के लिए आ जाएगा। पृथ्वीराज ने मंत्री की तरफ देख के कहा तो वापस आ जाएगा तो यार फिर लड़ाई करनी पड़ेगी, तो तुम्हें डर लगता है? तो उसने कहा ना ना, डर तो नहीं लगता। फिर
भारत की संस्कृति कहती है कि दुश्मन माफी मांग ले, उस पर आक्रमण करना नहीं चाहिए। और तुम यार बाप दादों की जो परंपरा चली आ रही है उस पर यूं कलंक लगाने दोगे मुझे? और दोबारा लड़ लेंगे, दोबारा आएगा तब। अब जब ये माफी मांग रहा है, गाय बना हुआ है ये, मुंह में घास का तिनका ले रखा बापड़े ने, इसने घुटनों पे बैठा हुआ है, क्या मारना है इसका? और उसको यहां से भगा दिया। गोरी यहां से गया, ट्रेन से थोड़ा सा पीछे की तरफ सरका और पीछे जाके बैठ गया। तो मंत्री उनका, हमने कहा था नहीं नहीं जाएगा। पृथ्वीराज ने मैसेज किया कि हाँ भाई साहब अब इधर किधर तुम? तो उसने कहा सॉरी, उस दिन मैं पूरी बात आपको बता नहीं पाया डर के मारे। हकीकत यह है कि गजनी का राजा मैं नहीं हूँ, गजनी के राजा मेरे बड़े भैया है। और मेरे बड़े भैया को इस बात का पता चल गया कि मैं आपसे हार गया, तो बड़े भैया छुरा तैयार करके बैठे हैं, मैं जाते हलाल करेंगे हलाल। इसलिए थोड़े दिन मेरे को यहाँ बैठे रहने दो, तब तक बड़े भैया का गुस्सा शांत हो जाएगा, फिर मैं चला जाऊंगा वहां पे, और मैं आपको कोई परेशान नहीं करूंगा। पृथ्वीराज ने कहा ठीक है। अब पृथ्वीराज अपनी सेना लेके सामने बैठ गया कि क्या पता कल कोई आ जाए तो। पर गोरी तंगी नहीं कर रहा था, गोरी साल भर तक चुपचाप बैठा रहा। साल भर तक बैठा रहा तो पृथ्वीराज को लगा यार इसकी तरफ से तो कोई आक्रमण होगा नहीं। तो पृथ्वीराज को यह खतरा था कि चंदेल अटैक कर सकते हैं महोबा वाले, उनसे नहीं बनती। गुजरात वाले चालुक्य अटैक कर सकते हैं, उनसे नहीं बनती। कनौज वाले गहडवाल अटैक कर सकते हैं, उनसे नहीं बनती। इसलिए उसने अपनी सेना को कम करना शुरू किया। अपनी सेना का भाई कुछ चालुक्यों की तरफ जाके खड़े हो जाओ, क्या पता उधर से अटैक हो, कुछ गहडवालों को संभालो, कुछ चंदेलों को संभालो। सेना ने कहा कि भाई साहब इधर से गोरी का हो गया तो। उसने कहा पहली बात तो गोरी कर नहीं रहा, और यदि गोरी करेगा तो मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा। गोरी बस इसी मौके की तलाश में था कि इनकी सेना कम कब होती है। उसके जासूस चारों तरफ घूम रहे थे, वो पूरा पता कर रहे थे कि पृथ्वीराज की सेना में कितने लोग हैं, कौन से सेनापति है, कौन से सेनापति चले गए, ये कब सोते हैं कब जागते हैं, सब उसको पता था। और एक दिन पृथ्वीराज के इनके कोई फंक्शन था, तो लेट नाइट पार्टी करके सोए थे। तो 2 बजे के आसपास तो ये सोए। गोरी सुबह 5 बजे के आसपास अटैक करता है, सबको सोते हुए मार देता है। त्राइन का दूसरा युद्ध युद्ध है ही नहीं, विश्वासघात है। ये जब तक नींद से खड़े होते इनको पता चलता हाँ हुल्ले में की लड़ाई हुई है, तब तक इनके हाथ में कुछ ही नहीं था। देखो त्राइन का दूसरा युद्ध। अफगानिस्तान में एक प्रांत था, उस प्रांत का नाम है गोर। क्या नाम प्रांत का? गोर का रहने वाला था, इसलिए गोरी। नाम तो मोहम्मद ही है। मोहम्मद गोर का रहने वाला था, इसलिए क्या नाम हो गया उसका? मोहम्मद गोर। गजनी का रहने वाला इसलिए महमूद गजनवी। है ना, ये सब नाम इनके। उस खिलजी गांव है अफगानिस्तान में, गांव का नाम है खिलजी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी। अफगानिस्तान में गांव का नाम है चिश्ती, इसलिए मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो सब बोलते हो आप, अफगानिस्तान में गांव का उस क्षेत्र का नाम है गोर। जो गोर इलाके का था वो कौन हो गया? गोरी। जो गजनी इलाके का था वो क्या हो गया? गजनवी। ये सब उनके इलाकों के नाम थे। इस बार दूसरी लड़ाई हुई, इसके अंदर गोरी जीत गया, पृथ्वीराज को पकड़ के मार दिया गया। देखो, एक मुस्लिम राइटर हुआ, उसका नाम है हसन निजामी। क्या नाम राइटर का बताओ? और हसन निजामी ने एक बुक लिखी थी ताजुल मासिर। कौन सी बुक लिखी? ताजुल मासिर। वो कहता है कि नहीं, इस युद्ध में हमने पृथ्वीराज को जिंदा पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद में उसने सरेंडर कर दिया, उसने हार मान ली। हार मानने के बाद में हमने तो दिल्ली पे कब्जा किया, हमने मतलब तुर्कों ने तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और पृथ्वीराज को अजमेर का राजा बना दिया। कहाँ का राजा? पर हमारे अंडर में, हमारा सामंत बन के तो अजमेर का टैक्स लेगा यहाँ से। थोड़े दिन तक उसने हमारे अंडर में काम किया। थोड़े दिन बाद में उसने वापस हमें कहा कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। इस बार हम फिर उससे लड़े, इस बार उसको पकड़ के मार दिया। मतलब हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गोरी के अधीन में रह के क्या किया है? राज किया है, शासन किया। कौन कहता है ऐसा? देखो, तीसरा एक मत देता है चंद बरदाई। कौन सा देता है? चंद बरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज। और वो उसके अंदर कहता है कि उसको पकड़ा था, पकड़ के गजनी ले गए थे। कहां ले गए? और गजनी ले जाके उसकी आंखें निकाल दी, और आंखें निकाल के उसको जेल में बंद कर दिया। चंद बरदाई कहता है कि पृथ्वीराज मेरा दोस्त था, मैं पीछे पीछे गया, गजनी गया, गजनी जाके मेरे को पता चला मेरा दोस्त जेल में बंद है, और उसकी क्या निकाल दी गई? आंखें। तो मैं गोरी से मिला, और मैं गोरी को जाकर, गोरी ये क्या किया है, पकड़ लेता है, आंखें क्यों निकाली? गोरी ने कहा भाई हमारी संस्कृति, तुर्कों की संस्कृति यही कहती है दुश्मन को अंधा कर दिया जाए, बाद में उसको मार दिया जाए। चंद बरदाई कहता है कि मैंने गोरी को कहा कि भले ही तूने हमारे राजा को अंधा कर दिया हो, पर हमारे राजा में एक शक्ति है। क्या शक्ति है? कि वो शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। कैसे बाण? आवाज पे तीर चला देता है। गोरी ने कहा सुबह से मैं ही मिला, ये मजाक करने के लिए और कोई मिला नहीं। जिस आदमी की आंखें नहीं है, जिस आदमी को दिखता नहीं है, वो कैसे तीर चला सकता है? आचंद बरदाई कहता है मैंने गोरी को कहा कि हमारा राजा ऐसा कर सकता है। तो गोरी ने कहा कि सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। अगले दिन भाई साहब सुल्तान एक बड़े से स्टेज पे आके बैठा, इधर पृथ्वीराज को खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई कि घंटी पर जैसे टन की आवाज आए पृथ्वीराज को वहां पे तीर चलाना है।
और चंद्रबरदाई कहता मैं वहीं खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज कहा पृथ्वीराज अपने कोई घंटे भी तीर नहीं चलाना, फिर राइट हैंड साइड में गौरी बैठा सल्टा दे आज। तो पृथ्वीराज ने मेरे से पूछा कि भाई मुझे ये नहीं पता कितनी दूर बैठा है, जब तक दूरी नहीं पता हो तब तक मैं तीर चलाऊंगा कैसे। चंद्रबरदाई कहता मैंने उसको दूरी बताई, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान हर मत चुके चौहान। उसने दूरी बताई, 4 बांस, बांस समझते हो कि 4 बांस लगा दे, 24 गज, गज समझते हो गज फुट ऐसे होते हैं, तो 4 बांस बाद में 24 गज, अंगुलष्ट और 8 अंगुलियां, 4 बांस लगा दे फिर 24 गज गिन ले फिर 8 अंगुलियां कर ले, 4 बांस 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, इतने ऊपर कौन बैठा है सुल्तान, मत चुके चौहान, आज चौहान चूकी और चौहान चुका नहीं, उसने एक तीर के अंदर ही गौरी को मार दिया। अब गौरी के सैनिक भाग के हमें मारते, उससे पहले मैंने पृथ्वीराज को मार दिया और पृथ्वीराज ने मेरे को मार दिया, ऐसा चंद्रबरदाई कहता है। फिर ये कहानी सुनाई किसने, है ना। हालांकि हम उसका आंसर देते हैं कि उसका एक बेटा था जलहन, चंद्रबरदाई के बेटे का नाम क्या था, जलहन इस कहानी को पूरा करता है, जलहन एक कहानी बताता है। लेकिन फिर भी इस कहानी में कई जोड़ है, फिर भी इस कहानी में कई सारे गैप आते हैं। पहला गैप तो यह है कि पृथ्वीराज वाली घटना जो है 1192 की है, त्रैन का दूसरा युद्ध कब का, 1192। चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो की पहली जानकारी मिलती है राज प्रशस्ति में, किसमें मिलती है, राज प्रशस्ति लिखी गई थी 1676। कब लिखी गई, 1676 में, जब मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राजसमंद झील बनवाई, तो उसके पास जो अभिलेख लगवाया, अभिलेख कौन सा है राज प्रशस्ति। तो उन्होंने अपने कई दूत भेजे, जाओ भाई राजस्थान में बाकी राज्यों की हिस्ट्री लेके आओ, बाकी राज्यों की हिस्ट्री लाओगे तो मेवाड़ की हिस्ट्री पता चलेगी। जैसे मान लो किसी मेवाड़ के राजा ने मारवाड़ पर आक्रमण किया, तो मारवाड़ वालों ने क्या लिखा उसके बारे में, कोई मारवाड़ के राजा ने मान लो मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उनकी किताबों में क्या है, या कोई शादी ब्याह हुए तो उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। तो राज सिंह एक दूत अजमेर आया, अजमेर आया तो उसको एक बंदा मिला, उस बंदे ने कहा कि मेरे पास चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो पड़ी। कौन सा चंद्रबरदाई, वो जो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में था। कहानी है 1192 की, किताब कब मिल रही है, 1606, क्या पता बाद में किसी ने लिखी हो, और बाद में लिखी हो इस चक्कर के अंदर कुछ चीजें झोलमेल कर दी है इधर उधर, क्योंकि इसकी कई सारी चीजें मैच नहीं करती बाकी चीजों के। ऐसे संयोगिता वाली कहानी केवल ये लिखता है, इसके अलावा और कोई भी लिखता नहीं। बाकी सारे कहते हैं कि पृथ्वीराज की मम्मी कर्पूरी देवी त्रिपुरी की राजकुमारी थी, कहां की थी, ये लिखता है वो दिल्ली की राजकुमारी थी, ये अलग लिख देता है उसके अंदर। ये कहता है कि इस लड़ाई के अंदर मेवाड़ की तरफ से एक राजा लड़ने के लिए आया था, उस राजा का नाम था समर सिंह, क्या नाम था, जबकि समर सिंह पृथ्वीराज चौहान के 100 साल बाद हुआ है। समर सिंह 1292 के आसपास का है, बाद में 1303 में रतन सिंह राजा बनते हैं, रतन सिंह का जो पिताजी था वो कौन था, समर सिंह। तो ये जुड़ती नहीं चीजें, इसलिए चंद्रबरदाई अभी तक, चंद्रबरदाई वाली पुस्तक पृथ्वीराज रासो अभी तक हिस्ट्री नहीं मानी जाती, वो कविता ही मानी जाती है। इसलिए वो अभी तक बात सत्य है कि नहीं है भगवान जाने क्या है। मोटा मोटा ये लगता है या तो युद्ध में ही काम आ गया, या ये हो सकता है कि वो इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया होगा, यहाँ से उसको लेके गए होंगे गजनीर, वहां ले जाके उसको दफनाया होगा उन लोगों ने, या ये हो सकता है उसको घायल पकड़ लिया होगा, वहां लेके गए होंगे, वहां ले जाके दफनाया होगा, वहां ले जाके आंखें निकाल दी होगी फिर दफनाया होगा। पर कुल मिला के सत्य यही है कि वो यहाँ इस युद्ध के अंदर ही काम हुआ गया था। और इससे भी ज्यादा अपने सोचने वाली बात या अपने काम की जो बात वो है कि इस युद्ध में पृथ्वीराज हार ही क्यों गया था, अपने सवाल वो है, लिखो। एक कारण ये रहा उसके कि उसकी जो सेना वो कम पड़ गई थी तराइन के, या दूसरा ये मान लो अपने कि तराइन का पहला युद्ध हुआ है 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध हो रहा है 1192 में। भाई साहब आपने साल भर का टाइम दे दिया। यदि हाथों हाथ ही गोरी पर अटैक किया जाता तो गोरी को आपकी जासूसी करवाने का टाइम है, उसको अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाने का टाइम है, नहीं मिलता, उसको आपके खिलाफ तैयारियां करने का टाइम है, नहीं मिलता, आपने उसको पूरी तैयारी करने का समय दे दिया था, लिख लो। दो सामान्य कारण थे जो भारत के राजाओं के उनके राजाओं के बीच में रहा करते। अपने यहाँ पे लड़ाइयों में हाथी बहुत यूज में लिए जाते, उनके पास घोड़े हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, घोड़े। ये तो जब सुबह सुबह तराइन के दूसरे युद्ध में जैसे हमला किया था ना गोरी ने, तो पृथ्वीराज की सेना में हाथी बहुत ज्यादा थे, वो हाथी भागने लग गए इधर उधर, इसलिए पृथ्वीराज की सेना हाथियों द्वारा ही कुचल दी गई थी, या उनके समझ में नहीं आया कि कैसे लड़ना और कैसे नहीं लड़ना। लिखो, पृथ्वीराज की जीवन 26 साल का है कुल, 1166 में पैदा हुआ है, 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर वो काम आ गया। कितने साल जिया, 26 साल। कितने साल, 26 साल के लड़के में भी इतनी समझ है कि आर्ट एंड कल्चर का डिपार्टमेंट अलग है। पृथ्वीराज की यही चीजें उसको अभी तक रिलेवेंट बनाए हुए हैं। एक लड़का राजा बनता है 26 साल की उम्र में, युद्ध में काम आ जाता है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है उसको। हमने विग्रह चतुर्थ मैंने बताया था और मैंने कहा था मेरा फेवरेट, इस पे मूवी बनाएंगे, उसके बावजूद हिस्ट्री यदि कोई नहीं पढ़ता तो विग्रह चतुर्थ को नहीं जानता, पर यदि हिस्ट्री ना भी पढ़े तो भी पृथ्वीराज को जानते हैं।